आज सुबेरे बाजारों ने जिस ढंग से ओपनिंग दी थी, एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई थी। उसका कारण ये था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, बेसिकली उन्होंने लड़ाई को बढ़ने की बात कही थी, जिसकी थोड़ी-सी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, लेकिन साथ में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्यों इतना गैप डाउन था, फिर किस तरह की एक जो बड़ी रिकवरी हुई, आखिर उसका क्या कारण है और क्या ये जो रिकवरी हुई है, ये जो बड़ा मूवमेंट नीचे से अगर आप देखिए तो करीब 2.5% तक का पूरे के पूरे सभी इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है और क्या वो आगे सस्टेनेबिलिटी दिखा सकती है या फिर वापस उनमें सेल ऑफ हो सकता है। इन सभी बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। आने वाले वक्त में मार्केट किस तरह से पैन आउट हो सकता है अब यहां से, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा रहा है। हर एक पहलू की बात करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। डिस्क्लेमर कि एक एजुकेशनल पर्पज का बनाया गया वीडियो है। तो आप अगर ये ध्यान दें, बाजारों में आज सुबह क्या हुआ। सुबह बेसिकली बाजारों में एक बड़ी गिरावट हुई। यद्यपि एसजीएक्स निफ्टी उस तरह की गिरावट की उम्मीद नहीं दिखा रहा था, लेकिन 7 बजे, जो कि भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे अमेरिका में रात के समय प्रेसिडेंट ट्रंप का भाषण था और उन्होंने जब ये बोला कि वो लड़ाई को बढ़ाएंगे, तो उसके बाद क्रूड के दाम में बढ़ने की उम्मीद और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के बढ़ जाने की उम्मीद को लेकर के बाजारों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। पूरे दुनिया में बाजारों में गिरावट हुई। यद्यपि अभी दिन के दौरान पूरी दुनिया के बाजारों में रिकवरी नहीं हुई, लेकिन भारतीय बाजारों में भयंकर रिकवरी देखने को मिली। और अभी शाम को भी जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट डाउन ही हैं और वो भारत के क्लोज से भी नीचे की तरफ ही गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय बाजार ऊपर हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी उस तरह की कोई बहुत ज्यादा मंदी की बात अभी नहीं दिखा रहा है। यद्यपि अभी 2 दिन का गैप रहेगा। कल हमारी बाजार बंद है, अमेरिका ओपन रहेगी और उसके बाद फिर मंडे को हम सभी चीजों के ऊपर रिएक्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से आरबीआई ने सपोर्ट दिया है बाजारों को, आरबीआई ने क्या किया है अगर आप समझिए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीआई ने ये किया कि मार्केट को, मैंने आपको समझाया था शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को, कि आरबीआई के बड़े सारे नियमों ने बदलाव किया, जिसमें उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लेवल बैंकों के लिए तय किया था। फॉरेक्स में उनका $100 मिलियन के आसपास ही वो अपनी ऑफशोर पोजीशन को रख सकते थे। यद्यपि उसके बाद बाजारों में रुपए को लेकर के बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई थी। अपेक्षाकृत यही हुआ था लास्ट शुक्रवार को कि उसका जो कैलकुलेशंस निकल के आया तो बहुत सारे बैंकों की ओपन पोजीशन ज्यादा थी और उसके नाते ये समझ आया कि ये बैंकों की मार्जिन के ऊपर दबाव आएगा और उसका उल्टा असर बाजारों में आपको देखने को मिला था। लेकिन आरबीआई अपने स्टैंड पे कायम रहे और उन्होंने नया कल जो जारी किया शाम को, कल बेसिकली रात में जो खबरें आई तो सुबह आरबीआई के नियम भी उपलब्ध थे, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के नाते मार्केट में वोलेटिलिटी की स्थिति थी तो सुबह उस पर लोगों ने कम चर्चा करी। लेकिन आरबीआई ने कल शाम को ये फैसला किया था कि जो आप $100 मिलियन का तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जो बैंक्स होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो कारपोरेट्स को 1 महीने का, आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कारपोरेट है, कोई बड़ा इंडस्ट्री है, उसको पैसे चाहिए, डॉलर टर्म में चाहिए, तो उन्होंने एक कोई भी हेज रखा या कोई भी कोलेटरल जमा किया बैंक में और बैंक ने उसको जो है एक महीने आगे तक के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक प्रकार का डॉलर प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद फिर उसको जो है आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट्स में वो बढ़ाते रह रहे हैं। तो फिजिकल सेटलमेंट की उसमें जरूरत नहीं पड़ा करती थी। आरबीआई ने इसको पूरी तरह से बंद किया है फिलहाल और इसका असर ये हुआ कि जो भी डॉलर अब आपको चाहिए काम करने के लिए वो आपको 1 महीने के लिए फॉरवर्ड पे मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको 1 महीने बाद जब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आपको फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा। वो बार बार जो है ऐसा नहीं हो सकता कि वो बार बार आगे बढ़ेगा। नॉन डेरिवेटिव्स, यानी अगर आप धंधा नहीं कर रहे हैं, मतलब कैश सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा नहीं। और अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट जारी हो चुका है तो उसी व्यक्ति को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं होगा। इसमें डिमांड की जो कमी आएगी वो देखने को मिली और इसी नाते, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स ना करें, सरल भाषा में समझे तो इसी के नाते आज रुपए में ऐतिहासिक जो है तेजी देखने को मिली है। रुपया जो है 2013 के बाद आज एक दिन में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। तकरीबन अगर रुपए के टर्म में बात करिए तो तकरीबन ₹2.5 तक जो है आपका करेंसी मजबूत हुई है, जो कि परसेंटेज टर्म में काफी बड़ा नंबर है। भले ही वो आपको 2.5-3% लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है। ये करेंसी की बात हो रही है, चूंकि करेंसी में इतना बड़ा नंबर बहुत बड़ा नंबर है और 2013 में जब ये हुआ था तब भी यही सेम चीज हुई थी।
अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने रुपए में जो भी आरबीआई ने फैसले किए उनको बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि 2013 में भी 2 सालों के लिए ये फैसला लिया गया था, जब वहाँ पे कैपिंग करी गई थी 25% के ऊपर जो है मार्केट कैप के जो भी बैंक्स हैं वो अपना फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन में मतलब आप कह सकते हैं फॉरेक्स में या डॉलर में अपनी ओपन पोजीशन ऑफशोर पोजीशन नहीं रख सकते थे। तो वहाँ पर भी बाजारों में तेजी देखने को मिली थी और डॉलर में मजबूती आई थी। और उसके बाद तकरीबन वो जो डॉलर के टर्म में मजबूती थी, मतलब रुपए की जो मजबूती थी डॉलर के संदर्भ में, वो तकरीबन 1 साल टिकी थी। वापस से कल के भी वीडियो में यही कह रहा था कि अगर आरबीआई थोड़ा और कुछ मदद कर दे, जबकि मैंने कल आपको ये बताया था कि अप्रैल का महीना अमूमन अच्छा होता है। कई लोगों को बात कम समझ में आई, लॉजिक ये नहीं समझ पाए। देखिए, मार्केट में एनालिसिस जब किया जाता है तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मार्केट में एक साइक्लिक नेचर होता है और इसीलिए मार्केट की एक सीजनल एनालिसिस भी की जाती है। ये मैं कोई अकेला नहीं हूं, सीजनल एनालिसिस आपको हर जगह मिल जाएगा। जो डेटा हम रखते हैं सामने वो जनरली कम उपलब्ध है, क्योंकि वो ब्लूमबर्ग का पेड वर्जन में वो डेटा मिलता है आपको, तो ज्यादा फ्री वाले लोगों के पास वो डेटा है नहीं, क्योंकि ब्लूमबर्ग टर्मिनल महंगा होता है। तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल को अगर आप कभी खंगालेंगे तो आपको हर एक स्टॉक का, इवन हर एक शेयर का भी जो है आपको मिल जाएगा सीजनल एनालिसिस दुनिया भर का, इंडिया में भी मिल जाएगा। तो अगर आप उसको करेंगे तो उसका बेसिक अर्थ ये होता है कि जब भी बाजारों में एक सीजनलिटी पाई जाती है उसको डिकोड करने की कोशिश है, जो कि मैंने आपके सामने किया था कि अप्रैल का महीना जनरली बुलिश होता है। तो आज जब बाजारों में गिरावट के साथ बाजार खुले थे, वहां पर कोई लॉजिक नहीं था कि बाजार बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि बाजारों ने कहीं ना कहीं 22,200 जो प्रीवियस लोज थे उसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी। यद्यपि वो जो लोज को ब्रेक करने की कोशिश थी वो तकरीबन 5 से 10 मिनट की ही थी, और बाजारों ने जो नया लो है वो 22,188 पे लगाया था। मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा हूं कि जब तक 22,200 22,000 ये 22,000 22,200 ये कई बार मैं रिपीट पिछले कई सारे वीडियोस में कर चुका हूं। ये एक बैंड है जिसमें नीचे का स्तर 22,000 है और ऊपर 22,200। 22,000 22,200 जब तक ठीक ठाक ढंग से ब्रेक नहीं होता है, मार्केट फर्दर और गिरावट दिखाएगा, इसकी संभावनाएं कम बन रही होती हैं। और मार्केट वैसे भी आरएसआई की कंडीशंस पे ओवर सोल्ड कंडीशन में चल रहा था। तो बाजारों में जो गिरावट सुबह मिली, अगर आप कल या पिछले कुछ दिन के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको एक सेंस होगा कि अप्रैल का महीना बुरा नहीं होता है, थोड़ा सा हम बॉटम के आसपास में हैं और वहां से एक ट्रेड की संभावना, आप ट्रेड या कहिए या इन्वेस्टमेंट कहिए, वन टाइम एसआईपी कहिए, जो भी है वो करने की संभावनाएं बनती हैं, या कम से कम जो गिरावट है उससे डरने की जरूरत कम थी और वो आपके बेनिफिट में रहा। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रेड को लेकर के जो एफएनओ ट्रेडर हैं, कोई एक दो ट्रेड आप कर जाएं कि बाजार गिर रही है तो आपने कोई मान लीजिए फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, 100-150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख लिया, हो सकता है वो ट्रिगर भी हो गया, हो सकता नहीं वो तो ट्रिगर हो गया। अगर वो ट्रिगर भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मल्टीपल ट्रेड सही हुए हैं इस बीच में, और अगर एक आधा ट्रेड आपका नहीं भी सही गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेल की जो पोजिशंस हैं, जो हेजिंग करके लोग बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल अभी रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इतना इशू है नहीं, क्योंकि बाजार में भले ही रिकवरी दिख रही है बट हेजिंग अगर आपने ऊपर कहीं 25, 26, 27 हजार से करी हुई है कॉलों को सेल करके, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हेजिंग भी ओपन रहेगी, लेकिन मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। अब ये जो रिकवरी है चूंकि आरबीआई के कारण हुआ है, मैंने ये आपको पहले भी समझाया था कि आरबीआई जब भी बाजारों में आता है इंटरवेंशन करने के लिए तो बाजार हमेशा उसको मजबूत देखते हैं। जैसे अगर आप चार्ट भी देखें बाजारों में, तो आज ये जो गिरावट हुई सुबह वो एक लॉजिकल गिरावट नहीं है जिसमें एक बड़ी गिरावट आपने करीब 2.5% की आपने मोटा मोटी गिरावट देखी, करीब 500 पॉइंट नीचे मार्केट खुला, थोड़ी देर सस्टेन किया, 10 बजे के इर्द गिर्द बेस बनाने की कोशिश करी और वहां से रिकवरी हुई, रुपए की रिकवरी के साथ बाजारों की रिकवरी हुई। और ये पूरा का पूरा बात तभी आपको समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस चीजें समझी हैं, देखी हैं और उनको स्वीकार किया है कि ये बात सही है। जब आप बिल्कुल ही डिनाइल मोड में होंगे तो नहीं होगा। तो यहां से रिकवरी जो ये हुई है, ये इसलिए हुई क्योंकि आरबीआई सपोर्ट करने आ रहा है। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि अगर रुपए को जिस ढंग से रुपए के लिए नियम बदले गए हैं उसकी सपोर्ट दिखाने के लिए, भले ही ये फौरी तौर पे हो, लेकिन इसका असर जो है अगले कुछ महीनों तक रह सकता है, और जो कि अभी तो 10 तारीख तक तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि 10 तारीख तक तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो ये मैं बार बार कहता रहा हूं कि जब भी आरबीआई सपोर्ट दिखाने की कोशिश करती है, मार्केट को एक इंटरवेंशन चाहिए था कि भाई कोई तो आए जो बाजार को संभाले। अगर एफएम नहीं बोल रहा है, एफएम बोल रहा है कि रुपया ठीक चल रहा है, तो अल्टीमेटली कोई आए। और एफएम की बात को भी अब जो है आरबीआई डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर यह भी दिख रहा है। और बाजार के लिए एक अच्छी चीज ये है कि अगर बाजार को आरबीआई का सपोर्ट बनेगा तो भले ही दुनिया में गिरावट हो रही हो, लेकिन हम फिर भी उतना नहीं गिरेंगे। मैंने उस वीडियो में ये बहुत सब समझाया था कि अब बाजारों को एक शॉक
एब्जॉर्बर की तरह आरबीआई दिखाई पड़ेगा। और अगर आरबीआई बार बार अपने शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, बार बार शॉक एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, तो मार्केट में फर्दर गिरावट की संभावनाएं कम बनती हैं और इसमें फिर बाजार बेस बना पाता है। और वो आपको आने वाले वक्त में क्लियर समझ में आएगा कि वो बेस बना कि नहीं। लेकिन एज ए निवेशक ये बाजार आपके लिए कहीं ना कहीं आपको मौका देने लगी है, कहीं ना कहीं आपके पास वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है कि आप इसको थोड़ा अर्ली समझ पाएं। दूसरा, अगर आप ट्रेडर हैं, मान लेते हैं एक आधा ट्रेड आपका गलत भी हो गया, 100-200 पॉइंट आप निफ्टी पे काट लोगे, लेकिन आप वो मत देखो जो आप बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट में देखते हो, लोग 18,000 और जो 16,000 की बात करते हैं। वहां तक जो भी लोग कमेंट करते हैं वो ट्रेडर नहीं है, क्योंकि आप 16,000 के लिए ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटी आपके पास 99.9% के पास नहीं होती है। क्योंकि जो ट्रेड करने आए हैं 100, 200, 300 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगा के वो ट्रेड नहीं करते हैं। कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए कि बाजार यहां जा सकती है, वहां जा सकती है, लेकिन उसको ट्रेड में आप नहीं बदल सकते। तो आप किसी को पढ़ के ये मत समझिए कि बहुत सारी जगहों पे ये सब बातें हो रही हैं। और अगर आप देखिए इस समय बाजारों में, तो मैं भी अपने कमेंट बॉक्स में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को लगता है कि बाजार में बहुत गिरावट होगी। जब भी एक कंसेंसस आ जाता है कि बाजार में अब यही होना है, वो कभी नहीं होता है। मार्केट हमेशा जो है कम लोगों को रिवॉर्ड करती है। आज की डेट में बुलिश लोगों की संख्या बहुत कम बची है, बेरिश हो चुके लोगों की संख्या ज्यादा बची थी। मुझे याद है जब आज जनवरी फरवरी में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जिनमें मुझे मंदी दिख रही थी और वो बातें मैं सामने रखता था, तो मेरे को बहुत सारे लोग उसमें ट्रोल कर रहे थे कि आप मंदी ही बोल रहे हो, रोज मंदी की बात करने आ जाते हो, ये सब बातें। लेकिन तब मंदी थी और वो मंदी बाद में आपको समझ आती है। अब वो दौर शायद जाता हुआ है और अब जो लोग मंदी की बात कर रहे हैं उनको ज्यादा लोग समझ पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा है। सामान्य रूप से जनरली आदमी जो देख चुका होता है उस पर बिलीव करता है। तो पिछले कुछ दिनों में लोगों ने मंदी देख ली है तो उस पर बिलीव हो रहा है, लेकिन अब वो शायद वो समय नहीं है। काउंटर अपना व्यवहार बना पाना थोड़ा सा कठिन होता है और उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है। और वो हमने करने की कोशिश करी है इस चैनल पे लगातार, चाहे वो जनवरी फरवरी हो जब थोड़ा बेरिश होने का वक्त था, और चाहे अब हो जब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें बेहतर हो रही हैं। मैं कभी भी किसी भी चीज के बारे में एक स्पष्ट राय अगर आपको रखूंगा तो मैं हमेशा देखूंगा कि नियामक क्या कर रहा है, क्या आरबीआई वहां पे सपोर्ट बना रही है, क्या सरकारें वहां कुछ करने की कोशिश कर रही है। जब बाजार ऊपर जा रहे थे, रुपए की मजबूरी दिख रही थी, डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार दिख रहा था और ये नहीं लगता था कि जो है आरबीआई या हमारी सरकार जो है बाजार के लिए कुछ करेगी। इवन वो एसटीटी बढ़ा रहे थे, बजट में एसटीटी बढ़ाया, सब कुछ कर रहे थे और एफएनओ को लेकर के निगेटिव बातें चल रही थी और उसका असर आपने देख लिया। लेकिन अब काफी निगेटिविटी आ चुकी है बाजारों में, 12-15% हो गया। अब यहां पर आरबीआई दिखा रहा है इंटरवेंशन, मार्केट सपोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के जो उछाल हैं ये बाजारों की सेहत के लिए बेहतर हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा ट्रेडर को छोटे मोटे लॉसेज होंगे, लेकिन हेजिंग की पोजीशन में वो प्रॉब्लम नहीं है और वापस से आपको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो वोलाटिलिटी है वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अब जो है फ्रूटफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 150, 200, 300 पॉइंट का VSL आपका ट्रिगर हो जाता है। अगर आप पिछले 5-6 दिनों की बात करिए, रोजाना का जो बाजार का मूवमेंट है वो करीब 600 से 700 पॉइंट तक हो जा रहा है स्विंग में, जो कि फ्यूचर्स के लिए नहीं है। अगर आप अब समझने की कोशिश करिए तो क्या हो रहा है, आरबीआई बाजारों को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें आएंगी वो शायद निगेटिव होंगी और वो गिराने की कोशिश करेंगी। तो हम वापस से गैप डाउन लें, फिर हम रिकवर कर जाएं, हम वापस से थोड़ा गैप अप ले लें, फिर कोई वो दिन के दौरान उनका ट्वीट आ जाए, फिर नीचे आ जाएं। तो जो वोलाटिलिटी है वो पिछले 8-10 दिनों में बहुत बढ़ी है, परसेंटेज टर्म में बहुत बढ़ी है, पॉइंट के टर्म में बहुत बढ़ी है और अब उसको फ्यूचर से मैनेज करना थोड़ा लोगों के लिए टफ है। तो अगर आपके लिए टफ लग रहा है मत करिए फ्यूचर्स, आप ऑप्शंस में चले जाइए, ऑप्शन सेल की पोजीशंस की तरफ जा सकते हैं। अगर आप निवेशक हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आप वहां पर ध्यान लगा सकते हैं कि कहां पे आपको वो मौके बन रहे हैं, कहां पर आपको एनालिसिस की जरूरत है और उसमें एंट्री करने की जरूरत है। तो वो पहलू अब ज्यादा बेहतर है। तो हो सकता है फ्यूचर की मार्केट थोड़ा अभी ये कम है, ऑप्शंस की मार्केट है, ये ऑप्शन सेलर की मार्केट। और ऑप्शन सेलर जो पिछले कुछ दिनों से गायब था, क्योंकि विक्स लगातार बढ़ रही थी, जो 12-15 की विक्स थी वो पहुंच गई 29 पर। अब ये 29 की विक्स पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, अब विक्स कल भी घटी थी, आज यद्यपि विक्स नहीं घटी है लेकिन आज भी विक्स जो है बढ़ी नहीं है। इतनी वोलेटिलिटी के बाद भी विक्स कुछ मिला के 2.5-3% की ही तेजी दिखाई और 25 के इर्द गिर्द में है। अब 28 से 25 आप 10% विक्स पे भी कंबाइंड अगर आप 2 दिन की बात करें तो डाउन भी हो चुके हैं। तो 2 दिन में विक्स में तकरीबन 10% का डाउनफॉल हुआ है। तकरीबन यूं कह सकते हैं कि मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश करी और विक्स जो डर का इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं अब आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा जो डर है वो और बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो
ऐसे माहौल जो होते हैं ये हमेशा आपको काउंटर के बारे में सोचने में मदद करते हैं, और इसीलिए कभी भी जो भी जहां पर भी आप देखें तो अपने विचार को हमेशा क्लियर रखिए कि बात क्या कही जा रही है और उसको समझने की कोशिश करिए। और कम से कम अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो रेगुलर देखिए और उनको पूरा अंत तक देखिए, और अगर हो सके तो थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए। क्योंकि मैं बताने भी कोशिश करता हूँ, अगर मैं वीडियोज भी बना रहा हूँ तो मेरा बेसिक लक्ष्य ये होता है कि आप उससे एजुकेट हो जाएं। मैं बहुत ज्यादा व्यूज के चक्कर में रहता नहीं हूँ, और ये भी सच्चाई है कि मेरे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, क्योंकि कंटेंट ऐसा है जो सबको समझ आए, शायद ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को इसलिए भी नहीं समझ में आता क्योंकि थोड़े इकोनॉमिक्स हम डाल देते हैं, थोड़ा बातें कॉम्प्लेक्स करता हूं मैं, थोड़ी प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत होती है। सस्टेन अगर कोई मेरे को लगातार देख रहा है तो वो पसंद कर पाएगा, लेकिन लगातार नहीं देख रहा है तो नहीं आएगा। कोई लैंग्वेज मेरी ऐसी नहीं होती जिसमें कॉमेडी लगे, लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि आपको गाली का फीलिंग आए, कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं है। मतलब मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि जो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा भी देख सकते हैं और वो देखते भी हैं। तो अल्टीमेटली इस टाइप की बातें नहीं कह सकता और नहीं कहना चाहता हूं कि जिससे किसी को दिक्कत हो, लेकिन जब इस टाइप के जब एनालिसिस लिए जाते हैं तो बहुत लोग उसको सही से नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको गार्बेज देखने का मतलब ये समझ सकते हैं ना कि उनको लगातार वो इतना कूड़ा देखते हैं, लगातार वो इतनी खराब चीजें देख रहे होते हैं कि उनको सही और गलत में फैसला ही नहीं कर पाते। बहुत बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। तो बहुत बार मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को आज कई बार, क्योंकि आप बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट पढ़ के बहुत सारे विचार बनाते हैं, ना बनाएं। बहुत सारी जगहों पे जो बहुत सारी बातें हो रही हैं उनको देखकर विचार ना बनाएं। हमेशा अपना अध्ययन करें और ये देखने की कोशिश करें कि जिन वीडियोस को आप देख रहे हैं या जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या वर्थ दिखाई पड़ रहा है, क्या उसमें कुछ बातें कंक्रीट ढंग से कही गई हैं या सिर्फ चीजें हवा में कही गई हैं। कंक्रीट कही गई हैं, चार्ट कहा गया है, डेटा कहा गया है, एनालिसिस करा गया है, तो उसका वैल्यू आप हमेशा दीजिए, उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। और जब भी आप किसी को देखें समझें तो थोड़ा लंबे समय तक जरूर देखिएगा। और मार्केट में ये जो रिकवरी हुई है इसको हम चार्टिकली और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं। अब रही बात ये कि जो आरबीआई ने कर दिया तो इसके बाद कितनी तेजी हो जाएगी, क्या वन वे रैली करेगा, तो ये वन वे रैली वाली मार्केट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प बार बार आएंगे, वो निगेटिविटी करेंगे, आरबीआई बार बार आएगा, सपोर्ट करेगा। तो अब महत्वपूर्ण यही होगा कि 22,000 नीचे की साइड ब्रेक ना हो। अगर नीचे 22,000 ब्रेक नहीं होता और बाजार बार बार अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है, बहुत कुछ नहीं करते ट्रम्प लगातार, तो कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट करेगी। मार्केट के लिए कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है, साथ में विक्स का नीचे जाना जरूरी है। मार्केट में जैसे मैंने कहा ऑप्शन सेलर का हावी होना जरूरी है। जो ऑप्शन सेलर 9-10 की विक्स से लेकर 28 की विक्स में थोड़ा बाजार से गायब हो गया, 25,000 की से लेवल से जब बाजार गिरना शुरू हुई तो और वो आ गई 22,000 तक, तो मार्केट में ऑप्शन सेलर ने पैसा नहीं बनाया, ज्यादा कुछ ही ऑप्शन सेलर ने बनाया क्योंकि डायरेक्शनल वाले ने बनाया। अब वापस से नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर को एक्टिव होने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो एक्टिव होंगे तभी होंगे जब मार्केट कहीं नहीं जाएगी, और जब मार्केट कहीं नहीं जाएगी तभी बाजारों का बेस बनेगा। तो ऑप्शन सेलर का अभी हावी होना बचा हुआ है, लेकिन वो आना शुरू हो रहे हैं, ये दिखने लगा है। और अगर 1-2 दिन और ऐसा मार्केट रह गया तो फिर ऑप्शन सेलर्स आएंगे और उस केस में फिर मार्केट अपना बॉटम बना पाएगा। क्योंकि अभी अगर आप पुट साइड में देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन सेलर नहीं दिख रहे हैं पुट में। अगर आप पुट की प्रीमियम देखोगे तो हाई है, और पुट में बहुत सारी स्ट्राइक्स में अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अप्रैल की भी बात करिए, मई की बात करिए, जून की बात करिए, बहुत सारी पुट में अभी सेलिंग नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऑप्शन सेलर है पुट साइड का वो अभी एंट्री नहीं किया है। तो जब तक वो एंट्री नहीं करेगा मार्केट की वोलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन वो एंट्री तभी करेगा जब मार्केट थोड़ा बेस बनाने की कोशिश करेगा, जो कि दिखने लगा है कि शायद थोड़ा सा बेस बनने की शुरुआत हो गई है। और अगर ये आगे कंटिन्यू कर पाता है तो फिर मार्केट में ऑप्शन सेलर भी आएंगे और उससे डेटा और मजबूत होगा, और फिर मार्केट अपना बेस बना चुका होगा या बना ले जाएगा। तो वो जरूरी है जिसकी चर्चा मैं आगे आपके साथ वीडियो में करता रहूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए, डेटा को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और जो कुछ भी मैं आपके सामने रख रहा हूं प्लीज उसको कंज्यूम जब करें तो जरूर एक छोटा सा नोट बना लें अगर आप चाहें तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी आने वाले वक्त में। क्योंकि अब जैसे मैंने ये बात कही कि ऑप्शन सेलर जब तक नहीं आएगा मार्केट में, मार्केट बॉटम नहीं बनाएगा, ये बात आप आगे बहुत सारे बॉटम्स के समय यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका असर ये होगा कि हो सकता है आपको दूसरी जगहों पे ना यह चीज सुनने को मिले, बट यहां पर मैं आपको ये बता जरूर रहा हूं
कि ऑप्शन सेलर का आना जरूरी है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस है और वही है जो बाजार को हमेशा बेस देगा। विदाउट ऑप्शन सेलर बेस कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता और वो तभी आएगा जब मार्केट अपना एक छोटा सा बेस बना लेगा और एक कुशन मार्केट्स में ऑप्शन सेलर को मिलेगा एटलीस्ट पुट साइड पर। तो वो अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में लग रहा है कि आ जाएगा। तो लक्षण आ चुके हैं कि जो है जो बड़ी करेक्शन थी वो कहीं ओवर हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते करेक्शन खत्म हो चुकी है। लेकिन आज की जो उछाल रही है आरबीआई का सपोर्ट रहा है, डेटा जो जिस तरह से बने हैं और जिस तरह से बाजारों में ओवरसोल्ड जोन से उछाल आया है, ये कुछ हद तक जरूर निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा बेहतर मौके देने की कोशिश जरूर कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आप वीडियो पसंद करेंगे, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।